नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन स्थानीय महिलाएं भी बजट सत्र की कार्रवाई देखने सदन में पहुंची। आपको बता दें, महिलाएं स्थानीय वेशभूषा में पहुंची थी। अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं ने कहा, ये जो भूमि है जिस पर विधानसभा बना हुआ है, आज हम सब खुश हैं कि यहां विधानसभा भवन बना है और हमने आज की कार्रवाई देखी, जो कि हमारे जीवन का बहुत अनोखा अनुभव है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है। लगभग 70% भूभाग वनों से घिरा हुआ है। ऐसे में प्रदेश में गर्मियों के चलते जंगलों में आग लगने की आशंका आए दिन बनी रहती है। बीते कई सालों का इतिहास अगर उठाकर देख लें तो उत्तराखंड के जंगल धू धू कर खूब जले हैं। हालांकि वन विभाग जंगलों में लगने वाली आग को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इतनी मुस्तैदी के बाद भी इतने बड़े भूभाग में जंगलों का होना एक परेशानी का सबब भी जरूर बन चुका है। वन विभाग के मुताबिक बीते सालों में भी कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुए हैं। हालांकि विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस साल हमने जंगल में लगने वाली आग को लेकर पहले ही अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं और ग्राम प्रधानों के साथ साथ क्षेत्रीय जनता को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। वन विभाग आईएफएस निशांत वर्मा के मुताबिक आग लगने के अनेकों कारण हैं। जब पहाड़ी क्षेत्रों में आम जनमानस अपने खेतों में घास फूस को जलाने के लिए आग जलाते हैं और लगाते हैं, तो वह आग हवा से फैलना शुरू हो जाती है और जिससे आग जंगलों तक पहुंच जाती है। अभी तक हमारे पास जितने भी इनपुट्स आए हैं, जो हमने लोकल हमारे जो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे और फील्ड के स्टाफ से जो पूछा, उसमें 2-3 चीजें आई हैं उभर के। एक तो ये चीज आई है कि जैसे खेत साफ करने में, जैसे आड़ा फुकान या खेत सफाई करते हैं जब भी, तो उससे भी कई बार, ज्यादातर बारों में ऐसा हुआ कि कहीं नाप खेत में किसी आदमी ने आग लगाई अपने नाप खेत में, वो शाम को लगी, वो फिर जो है हवा के कारण उसकी, चूंकि समीपस्थ में कहीं सिविल का जंगल था या वन पंचायत का जंगल था, तो उसमें वो फैली। सब अलग अलग चैनल से है। उत्तराखंड की संस्कृति में हर मौसम के तीज त्योहारों की परंपरा रही है, जो प्रकृति, देवी देवताओं, जीव जंतुओं और मानवीय संस्कारों से जुड़ी हुई है। और इन्हीं तीज त्योहारों की श्रृंखला में आज मानव, जीव और प्रकृति से जुड़ा फूल संक्रांति पर्व, जिसे फूलदेई के नाम से भी जाना जाता है, वह मनाया गया। जिसे छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के फूलों को इकट्ठा कर घर घर जाकर घर के मुख्य द्वारों पर फूल खेलते हुए समृद्धि के लिए गीत गाए। परंपरागत तरीके से लोगों ने नन्हे मुन्ने बच्चों को मिठाई, चावल, गुड़, रुपए देकर आशीर्वाद दिया। हमारे पारंपरिक भाषा गढ़वाली में इसको फुलफुल खाजा के रूप में मनाया जाता है। तो ये वर्षों से हमारे पूर्वजों के ही जमाने से त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसमें हमारे गांवों से जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, नौनिहाल, तो फूल लेके हर किसी के घरों पे, उनके दहलीज पे फूल डाल के एक गाना बोलते हैं कि फुल फुल खाजा फुल फुल चौ। फूल दे ही मनाने गए थे और हमने बहुत सारे फूल कल से ही इकट्ठा करे और आज हमने सबके घरों में फूल फेंके और सबने हमें चावल और गुड़ दिया। हम बहुत ज्यादा खुश हैं इस त्योहार को मनाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। जहां एक ओर बीजेपी ने इस बजट को समावेशी बजट बताया, तो वहीं कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें किसी भी वर्ग के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और अन्य वर्गों को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। आगे कहा कि यह बजट आंखों में धूल झोंकने
झोंकने वाला बजट है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि यह बजट समावेशी बजट है और हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के सामने जो संकल्प पत्र रखे गए हैं उन सभी को पूरा करने के लिए यह बजट काफी बेहतर है। आंखों में धूल झोंकने वाला बजट के रूप में मैं देखता हूं। बेरोजगारों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। केवल जब कैबिनेट की बैठक में समर्थन मूल्य ही नहीं बढ़ाया गया और पुराने किसानों का जो पुराना बकाया उसका भुगतान नहीं किया गया, वो उसका जिक्र नहीं है कि 200 करोड़ से ज्यादा का किसानों का पुराना भुगतान है, जो किसानों के लिए रखा गया है वो 100 करोड़ के आसपास है। तो इससे सरकार की नीयत सामने आ जाती है। दूसरा, इस बजट में जो सबसे बड़ी कमी दिखती है कि बजट सत्र चल रहा है और किसी भी विभागवार चर्चा के लिए 2 घंटे 3 घंटे का भी समय नहीं दिया गया। एक दिन में सारे विभागों का बजट पास हो रहा है। इसका मतलब है सरकार आनंद फानन में आंखों में धूल झोंकते हुए बजट को पास करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि विपक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक अपना समर्थन या अपना विरोध इस पर प्रकट कर सके, ढंग से इस पर चर्चा हो सके। तो ये सबसे बड़ी कमी इसमें मैं देख रहा हूं। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी कमी, जैसे विद्युत के 3 बार दाम बढ़ा दिए। आप विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए या विद्युत ऊर्जा को पैदा करने के लिए आप कितना बजट करेंगे वो कहीं पर इसका क्लियर नहीं है। आप किस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको सुदृढ़ करेंगे उसका जिक्र नहीं है और वो धनराशि बहुत कम रखी गई है। इसमें ऊर्जा में बहुत कम धनराशि रखी गई है। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो बजट में भारतीय जनता पार्टी सरकार का, धामी जी का स्वागत करती है कि एक अच्छा समावेशी बजट आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। 2022 के चुनाव में जब हम लोग गए थे तो जो संकल्प पत्र हमारा था उसी संकल्प पत्र की अवधारणा पर आज का ये बजट है। इस बजट में युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, गांव का, झुग्गी का, झोपड़ी का, सबका एक समावेश किया गया है। सबको एक समान रूप से देखा गया है और जहां एक और उत्तराखंड का निरंतर विकास हो उसके लिए इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पलायन, पर्वतीय क्षेत्रों का पलायन कैसे रुके उसके बारे में पूरा भरपूर इसमें जो है कि काम किया गया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड की बेरोजगारी कैसे कम हो, क्योंकि आज भी जब हमारी बेरोजगारी दर की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 2.2% है। तो इसलिए उसको हम कैसे बिल्कुल समाप्त कर दें कि हमारे यहाँ की बेरोजगारी दर जो है 0 हो जाए, उसमें इस बजट में उसकी भी झलकियां प्रस्तुत की गई हैं। और साथ ही साथ जो आज 79,000 का ये जो बजट हम लोगों ने आज प्रस्तुत किया, इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गैरसैंण में बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने उत्तराखंड को इतने घाव दिए हैं जिनकी भरपाई भविष्य में हो पाना बड़ी मुश्किल बात है। भराड़ीसैंण बजट सत्र में आज हम 310 कार्य स्थगन के माध्यम से रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगार साथियों और परीक्षाओं में हो रही नकल और व्यापक भ्रष्टाचार की जांच हाईकोर्ट के स्टिंग जज की निगरानी में कराए जाने की मांग कर रहे हैं और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। जो है कार्यस्थगन के माध्यम से इस विषय को सदन के अंदर उठाना चाहते हैं। आज प्रदेश के युवा सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं सरकार हमको रोजगार दे, लेकिन सरकार रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन तमाम परीक्षाओं के जो है प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है।
विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के निलंबन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अलोकतांत्रिक बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो कार्रवाई की है जो लोकतांत्रिक और लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। विपक्ष के लोग मुद्दे को उठाते हैं और विरोध करने की परंपरा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व से वंचित करना लोकतंत्र में अपराध है और सदन लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा का सबसे बड़ा मंच होता है। चुने हुए विधायकों को विधानसभा से बाहर नहीं करना चाहिए। परंपरा रही है जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती तो वेल में आने की परंपरा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने सदन में विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर विधायक को संरक्षण देने के बदले विधायक को ही गलत ठहराने की कोशिश की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फासिस्टवादी चेहरे का एक रूप है जो देखने में आया। और उसके विरोध में जब विधायक लोग वेल पे गए तो उम्मीद ये थी कि पीठ से उन लोगों को संरक्षण मिलेगा, विधायक को संरक्षण मिलेगा। सैमसंग वाला भी था वो बैंक वाला। वहीं उत्तराखंड में आरएसएस प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक की नियुक्ति कर ली गई है। बता दें कि बीते साल अक्टूबर से ही उत्तराखंड में आरएसएस प्रांत प्रचारक का पद खाली चल रहा था। प्रांत प्रचारक के पद पर डॉक्टर शैलेंद्र तो वहीं चंद्रशेखर को सह प्रांत प्रचारक बनाया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर शैलेंद्र अभी तक जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक थे तो वे देहरादून महानगर के महाप्रचारक रहे हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वह मोहन भागवत के निजी सचिव भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर देहरादून महानगर उधम सिंह नगर के जिला प्रचारक के साथ साथ उत्तराखंड में 2 विभाग के विभाग प्रचारक का काम देख चुके हैं। अब वे सह प्रांत प्रचारक के रूप में काम देखेंगे और उनका केंद्र हल्द्वानी होगा। के हमारे यहाँ 6 बिंदु हैं पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कि पहला था कि सब खंडों में हमारी उपस्थिति हो। तो जब हमने उसको देखा तो हर खंडों में, हर खंड है ना विकास केंद्र ब्लॉक जिसे कहते हैं, तो फिर हमने कहा फिर इसके बाद गए कि भाई जो नगर हैं, नगर हमारे उत्तराखंड के अंदर 80 है, 80 नगर, तो सब नगरों में न्यूनतम 2 शाखा होनी चाहिए तब उसको नगर की मान्यता होगी। खबर काशीपुर से है, जहां बाजपुर स्थित रोड स्थित एक रिसोर्ट में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा कार्यक्रम में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल इत्यादि के कई क्षेत्रों का काम करने वाली अग्रणी महिलाओं को स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान पुरस्कार पाने वाली महिलाओं के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए तत्पर है। पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड के माध्यम से उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो। कोई रणनीति नहीं है। देखिए, ये आप गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टी हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से और हम सब महिलाओं को सम्मान दिया है, तो ये एक श्रद्धांजलि थी सुषमा जी की तरफ, क्योंकि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, तो हमने सोचा क्यों ना, मतलब पार्टी का नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोचा कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग महिलाओं को इसी तरह से उत्कृष्ट कार्य ले। ये हमारा कार्यक्रम जो हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है और 8 मार्च को होली पड़ने की वजह से हमने इसको थोड़ा डिले किया और 10 मार्च से 15 मार्च आज लास्ट हमारा ये कार्यक्रम। इस बार हमने नई थीम के साथ इस कार्यक्रम को लिया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। इसमें हमने हमारी जो देश की नेता थी, देश की नहीं विश्व की मानी जानी नेता सुषमा स्वराज जी थी, उनके
मुनीकीरेती थाना पुलिस ने नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक और 1 किलो चरस पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। मुनीकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि पकड़े गए नशे के सौदागरों की पहचान सूरज कुमार और राकेश कुमार के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। बुधवार सुबह रामनगर हल्द्वानी मार्ग के छोई के समीप सड़क पर भीषण जाम लगने के कारण इस मार्ग पर गुजरने वाले वाहनों का आवागमन दोनों तरफ से पूरी तरह से ठप हो गया। घंटों तक जाम में फंसने वाले वाहनों में सवार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार मौके पर जब यातायात पुलिस के कर्मी पहुंचे, उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाने के साथ ही यातायात को सुचारू रूप से शुरू कराया। इस दौरान यातायात निरीक्षक आदेश कुमार ने बताया कि रामनगर में होने वाली G20 के बैठक को लेकर गुरुपुर से लेकर रामनगर के ग्राम तक सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखिए, सभी को मालूम है जैसे प्रस्तावित है G20 सम्मेलन 28 से 30 मार्च तक। इसी के मद्देनजर सभी विभाग अपना कार्य कर रहे हैं। सड़क निर्माण जो हमारा मेन रूट है गड़कपुर से लेकर के गरजिया तक, उसमें सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी ट्रैफिक रुक रहा होगा। उसके लिए हमने पर्याप्त पुलिस बल भी लगाए जा रहे हैं। और जो फिलहाल आज जाम की बात हुई है, उसमें कल शाम एक छोई के पास एक डंपर भी पलटा था, जिसको क्रेन द्वारा हटाया जा रहा है। कल से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 गज की परिधि में या जरूरत पड़ने पर इसके बाहर धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी केंद्र के बाहर समाज विरोधी तत्वों के इकट्ठा होने पर जिला प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। बता दें कि इस बार हाई स्कूल में जहां 1,32,155 परीक्षार्थी शामिल होंगे, तो वहीं 12वीं में 1,27,324 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और ये परीक्षा हमारी एक पाली में होंगी। हमारे पूरे प्रदेश में 1253 परीक्षा केंद्र बने हुए हैं, जिनमें 198 केंद्र संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील केंद्र 15 हैं। हाई स्कूल में 1,32,115 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। पौड़ी जिले में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बने हैं 136 और चंपावत में 39 परीक्षा केंद्र हैं, जो कि सबसे कम है। रुड़की के खंड विकास कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में सीडीओ प्रतीक जैन को बहुत सी खामियां मिली, जिसके बाद उन्होंने बीडीओ समेत तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही साथ सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए वाटर कूलर को बदलने के भी निर्देश दिए। वहीं कार्यालय परिसर और शौचालय में गंदगी को देखते हुए उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। आज मेरे द्वारा और जिला विकास अधिकारी द्वारा रुड़की ब्लॉक का यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। तो ब्लॉक में जिस मनरेगा समाज कल्याण की भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है, समाज कल्याण विभाग भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM आदि। तो सबसे पहले तो सभी योजना के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निरीक्षण किया गया, देखा गया रिकॉर्ड कीपिंग ब्लॉक में किस तरह से की जा रही है।
भराड़ीसेन विधानसभा में आज पेश होने जा रहे बजट पर बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा और विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि सरकार बजट में महिलाओं, उद्यमियों, काश्तकारों समेत हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करने जा रही है। वहीं थराली से विधायक भोपाल राम टमटा ने सदन में विपक्ष के विरोध को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार देहरादून की बजाय उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में बजट पेश करने जा रही है। वहीं विपक्ष सदन में विकास कार्यों पर चर्चा करने के बजाय अनावश्यक विरोध के बहाने ढूंढने में जुटा हुआ है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बजट सत्र भराड़ीसेन ग्रीष्मकालीन राजधानी में आहूत किया और निश्चित रूप से ये बजट सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट होगा। जैसे उत्तराखंड निर्माण के समय उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी उसके अनुरूप ही निश्चित रूप से ये बजट होने वाला है। निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक समावेशी बजट लाने जा रही है, जिसमें सभी वर्गों को और सभी लोगों को उसमें कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। मैं ये समझता हूं कि इसमें किसानों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बेरोजगारों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस विधायकों के निलंबन से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर विधायकों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऋषिकेश पहुंचे, जिसके बाद देहरादून रोड स्थित एक होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरीश रावत ने भराड़ीसेन में चल रहे बजट सत्र को लेकर कई सवाल खड़े किए। साथ ही विधानसभा भवन से कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने पर वे काफी नाराज नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि अगर विधानसभा के अंदर विपक्ष ही नहीं होगा तो विधानसभा का औचित्य ही क्या रहेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनमानी करने पर तुली हुई है। जनहित के मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। अपने विधायकों को खुश करने के लिए सरकार ने विधायक निधि में बढ़ोतरी की है। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम विपक्ष की भूमिका अदा करें और निष्ठापूर्वक करें। जिस दिन मालिक खुश हो जाएगा, जनता खुश हो जाएगी, ये दिन आती रहेगी। 2000 में जब मैं कांग्रेस अध्यक्ष बना था तो लोग कहते थे कांग्रेस कहां से आएगी, क्या आएगी, कुछ नहीं होगा, क्या कर रहे हो, कोई क्या होगा। लेकिन 2004 से सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद जो है कांग्रेस ही कांग्रेस आती है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।